हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग बायोलॉजी के एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, हम इस टॉपिक का नाम है अंतःस्रावी ग्रंथि, जो कि बायोलॉजी के भाग से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे बता दें कि इस अंतःस्रावी ग्रंथि की टॉपिक जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ, उससे बाहर एग्ज़ाम की दृष्टि से जो क्वेश्चन आते हैं सिर्फ उन्हीं पे डिस्कस करेंगे। इससे बाहर कुछ नहीं। मतलब जो नोट्स है मेरा, इसमें जो भी चीज़ एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं उन्हीं क्वेश्चनों को ऐड किया गया है और लगभग सभी चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है। फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो फ्रेंड्स, टॉपिक का नाम है हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड को सबसे पहले किसने दिया था? तो यहाँ पे लिखा है एडिसन। एडिसन एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अंतःस्रावी ग्रंथि की खोज की और इनका नाम दिया था। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ग्रंथियाँ दो प्रकार की होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि। ठीक है ना, अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि ऐसी ग्रंथि जिनमें नलिकाएं नहीं होती हैं, जो अपना स्राव रक्त में स्रावित करती हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी ग्रंथियां जो अपना स्राव सीधे ब्लड में स्रावित करती हैं उन्हें अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित चीज़ होता है ना, उसे हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, और चलते हैं बहिःस्रावी ग्रंथि को देख लेते हैं। बहिःस्रावी ग्रंथि, ये ग्रंथि नली में होती हैं, अपना स्राव रक्त में नहीं स्रावित करती हैं। ठीक है, तो जो बहिःस्रावी ग्रंथि होती हैं ना, वो अपना जो सिक्रेट करती हैं, जो चिपचिपा पदार्थ को वो अपने नलियों में स्रावित करती हैं और ये सीधे रक्त में स्रावित नहीं करती हैं। ठीक है, बहिःस्रावी ग्रंथि के उदाहरण हैं स्तन, अश्रु, कान, पसीना, स्वेद, लार ग्रंथि इत्यादि। तो यहाँ पे ये देखा जा सकता है कि जो बाहर स्रावित कर रही हैं, जैसे कि पसीना बाहर स्रावित हो रहा है ना, लार बाहर सेक्रेट हो रहा है, और ये सभी ग्रंथियाँ बहिःस्रावी कहलाएंगी। तो जो बहिःस्रावी ग्रंथि के द्वारा स्रावित चीज होता है ना, जो मतलब चिपचिपा पदार्थ बहिःस्रावी ग्रंथियाँ स्रावित करती हैं, उन्हें एंजाइम नाम दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे याद रखनी बात यह है कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं, जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं उनमें नलिकाएं नहीं होती हैं, ये अपना स्राव सीधे ब्लड में स्रावित करती हैं और इनके द्वारा जो स्रावित पदार्थ होता है उन्हें हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, और बहिःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत ये चीज़ ध्यान में रखनी है, इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि ये ग्रंथि इनमें नली होती हैं। ठीक है ना, ये ग्रंथि अपना स्राव नलियों के द्वारा स्रावित करती हैं और अपना स्राव रक्त में नहीं स्रावित करती हैं, ये बाहर ही स्रावित करती हैं। कान, पसीना, स्वेद, लार ग्रंथि इत्यादि, ये जान लीजिए कि जो शरीर के बाहर स्रावित होता है सीधे उसे बहिःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है, और जो बहिःस्रावी ग्रंथि के द्वारा स्रावित पदार्थ होता है उसे एंजाइम कहा जाता है। बहिःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित पदार्थ को एंजाइम कहते हैं और अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा स्रावित पदार्थ को हार्मोन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। मिश्रित ग्रंथि, फ्रेंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि दोनों जब मिल जाएं तो उन्हें अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि मिल जाती हैं तो उन्हें मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। जैसे कि जो ग्रंथि बहिःस्रावी ग्रंथि जैसे भी काम करती है और अंतःस्रावी ग्रंथि के जैसे भी काम करती है, उन्हें मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण है अग्नाशय, पैंक्रियास। फ्रेंड्स, यहाँ पे अग्नाशय जो होता है ना, वो अंतःस्रावी ग्रंथि के जैसे भी कार्य करता है और बहिःस्रावी ग्रंथि के जैसे भी कार्य करता है। ठीक है, जनद ग्रंथि
जो जेनाइटल ग्लैंड होती हैं वो भी मिश्रित ग्रंथि के अंतर्गत आती हैं। पुरुषों में टेस्टिड होता है, टेस्टिस, और फीमेल में ओवरी। ठीक है, चलते हैं नीचे। अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये बात हमें पता होनी चाहिए कि अंतःस्रावी ग्रंथि के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो अंतःस्रावी का इंग्लिश एंडोक्राइन सिस्टम होता है, ठीक है ना। तो एंडोक्राइनोलॉजी इसका अध्ययन हो गया, याद करने की ट्रिक है। चलिए यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट अध्ययन को याद कर लेते हैं कि क्रोनोलॉजी समय का अध्ययन, क्रोमोलॉजी रंगों का अध्ययन, मेटेरियोलॉजी अर्थ प्लस इन्वायरमेंटल का अध्ययन, एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ पीपल। ठीक है, नीचे चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे हम लोग जो स्रावित हो रहे हैं अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन और एंजाइम, इनको थोड़ा सा जान लेते हैं आखिर में होते क्या हैं इन लोग। ठीक है ना। तो एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम अधिकांशतः प्रोटीन होते हैं, सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये पता चलता है कि जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन प्रोटीन कुछ भी हो सकता है, हार्मोन, एंजाइम, स्टेरॉइड। ठीक है ना। तो लेकिन जो हमारा एंजाइम होता है वो प्रोटीन के से मिलकर बने होते हैं। एंजाइम सक्रिय ऊर्जा के मान को घटाते हैं, जैव रासायनिक क्रिया के मान को बढ़ाते हैं। ठीक है, जो एंजाइम होते हैं ना, तो किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को बढ़ाते हैं। एंजाइम की उपस्थिति में कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन जल्दी से संपन्न होती है और इनके एक्टिविटी मतलब क्रिया करने की स्थिति को घटाते हैं। ठीक है ना, उसके मान को घटाते हैं, इसलिए वो जल्दी रिएक्ट करते हैं। ठीक है, एंजाइम नष्ट नहीं होते हैं, एंजाइम नष्ट नहीं होते हैं दोस्तों। ठीक है, और हार्मोन पे डिस्कस कर लेते हैं कि हार्मोन क्या है। प्रोटीन, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, स्टेरॉइड होते हैं। तो यहाँ पे एंजाइम को हम लोग पढ़े थे कि एंजाइम सिर्फ प्रोटीन होते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो हार्मोन होते हैं वो प्रोटीन, फैटी एसिड, स्टेरॉइड सभी होते हैं। हार्मोन या तो जीन स्तर पर या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर कार्य करते हैं। जैव रासायनिक क्रिया की दर ये भी बढ़ाते हैं, है ना। हार्मोन कार्य करने के बाद नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये किसी भी चीज़ के लिए, स्पेसिफिक चीज़ के लिए यूज होते हैं। ठीक है ना। तो ये किसी भी चीज़ को ये मतलब वो क्रिया संपन्न हो गई, इसके बाद हार्मोन नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एंजाइम नष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं हार्मोन शब्द पहले किसने दिया था। सबसे पहले तो स्टार्लिंग, या फिर हार्मोन शब्द के जनक पूछे जाएं तो यहाँ पे स्टार्लिंग हमको याद कर लेना है ना। और एंजाइम शब्द किसने दिया था, तो डब्लू कीहने ने शब्द दिया था, डब्लू कुहने ने, लेकिन खोजकर्ता का नाम पूछे तो बकनर। ठीक है, याद कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। पादपों में खोजा गया पहला हार्मोन ऑक्सिन था। जंतुओं में सबसे पहला हार्मोन सिक्रेटिन था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना। नीचे चलते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ऑर्केस्ट्रा, है ना। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ये बात तो हमें बहुत पहले से पता है कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, लेकिन क्यों कहा जाता है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्यों का डिस्क्रिप्शन मतलब क्यों कहा जाता है ना, तो इसलिए कहा जाता है कि पीयूष ग्रंथि बहुत सारी ग्रंथियों पर अपना नियंत्रण करता है। बहुत सारी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, जेनाइटल ग्लैंड्स, इन सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण पीयूष ग्रंथि का होता है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक ना। नीचे चलते हैं। थायराइड ग्रंथि को अक्टू या गोइटर ग्रंथि कहा जाता है। थायराइड ग्रंथि को अक्टू या गोइटर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि फ्रेंड्स जो थायराइड ग्रंथि है वो हमारे गले में पाई जाती है और इसकी कमी से घेंघा रोग हो जाता है ना। इसे गोइटर, अक्टू सभी नाम से पुकारा जाता है।
अग्नाशय को मीठी रोटी कहा जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे अग्नाशय को मीठी रोटी कहा जाता है। जो अग्नाशय है ना, वो इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित करता है, जो कि डायबिटीज़ को नियंत्रित करता है। अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो यहाँ पे डायबिटीज़ रोग हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है, जिससे कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है ना। अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनल संकटकालीन ग्रंथि 4S ग्रंथि कहा जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो अधिवृक्क ग्रंथि है ना, वह वृक्क के ऊपर पाई जाती है। तो हमारे वृक्क दो होते हैं ना, वृक्क हमारे दो हैं, ठीक है। तो दोनों के ऊपर एक एक अधिवृक्क ग्रंथियाँ एड्रिनल ग्रंथि पाई जाती हैं। इन्हें संकटकालीन ग्रंथि कहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बता दें कि अधिवृक्क ग्रंथि को ही करो या मरो ग्रंथि कहते हैं और 4S ग्लैंड भी कहा जाता है। 4S का मतलब है शुगर, साल्ट, स्ट्रेस, सेक्स, इन सारे चीज़ों का नियंत्रण अधिवृक्क ग्रंथि करती है। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में होती है। फ्रेंड्स, जो पीयूष ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि, ये दोनों ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती हैं और पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे यदि पीनियल ग्रंथि भी आ जाए ना, तो हमें पीनियल ग्रंथि को टिक करना है, क्योंकि पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी है, लेकिन इससे भी थोड़ी सी छोटी पीनियल ग्रंथि होती है, ठीक है। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। तो यहाँ पे मस्तिष्क में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रंथियाँ हैं पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि को तीसरी आँख भी कहा जाता है। तीसरी आँख, इसे जैविक घड़ी भी पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है। चलिए नीचे चलते हैं। गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो गले में थायराइड ग्रंथि पाई जाती है और पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि गले में सिर्फ एक होती है। थायराइड ग्रंथि H आकार की होती है। फ्रेंड्स, तो H आकार की होती है ना, तो इनके H मतलब कि उस थायराइड ग्रंथि के ऊपर ही पैराथायराइड ग्रंथि लगी होती है, जिनकी संख्या 4 होती है, ठीक है। पीयूष मटर के दाने के आकार का होता है, मतलब इतना सा छोटा होता है, जो कि बहुत सारे ग्लैंड्स पर अपना कंट्रोल करता है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से डायबिटीज़, मधुमेह, मेलिटस हो जाता है। यहाँ पे पहले ही मैंने बता दिया है कि इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ मेलिटस हो जाता है। डायबिटीज़ मेलिटस होने से मनुष्य के अंदर ब्लड में उसकी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कि शुगर लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। वेसोप्रेसिन, फ्रेंड्स, मतलब ब्लड ग्लूकोज यानी कि डायबिटीज़ मेलिटस ज़्यादा हो जाने से हमारी जो रक्त वाहिनियाँ हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल का जमाव होने लगता है, ठीक है। तो रक्त अच्छे से पंप, जो हृदय होता है वो रक्त तो पंप करता है, लेकिन उनकी वाहिनियाँ संकरी हो जाती हैं, तो रक्त सभी भागों में आसानी से फ्लो नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है ना। नीचे चलते हैं। वेसोप्रेसिन हार्मोन, यहाँ पे वेसोप्रेसिन हार्मोन को ADH हार्मोन भी कहते हैं। ADH का फुल फॉर्म है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की कमी से डायबिटीज़ इंसिपिडस रोग हो जाता है। हम पहले देखे थे कि इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ मेलिटस हो जाता है, लेकिन वेसोप्रेसिन अन्यथा ADH की कमी से डायबिटीज़ इंसिपिडस रोग हो जाता है। डायबिटीज़ इंसिपिडस का मतलब ये है फ्रेंड्स कि जिसको डायबिटीज़ इंसिपिडस रोग हो जाता है ना, उसे पॉलीयूरिया की समस्या होती है, बार बार यूरिन होता है ना, ठीक है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो यकृत, सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि पूछे तो यकृत, है ना। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछे थायराइड, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि पूछे तो अग्नाशय, और सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछे तो पीयूष ग्रंथि, और
पीनियल ग्रंथि। यहाँ पे पीयूष और पीनियल के बीच पूछ दिया जाए तो पीनियल ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि होती है, इसके बाद पीयूष ग्रंथि होती है ना। चलते हैं आगे। एडीएच मूत्र के निर्माण के समय जल के पुनः अवशोषण को प्रेरित करता है। तो एडीएच हार्मोन को हम लोग वेसोप्रेसिन हार्मोन भी कहते हैं, जो कि पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से स्रावित होता है। फ्रेंड्स, एडीएच हार्मोन जो होता है ना, वो हाइपोथैलेमस बनाता है, लेकिन स्रावित कौन करता है? पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से स्रावित होता है। तो एडीएच हार्मोन्स का क्या काम होता है कि जो यूरिन में जल की मात्रा होती है ना, यूरिन में, उसको अवशोषित करता है। जैसे कि हमारी मतलब जो यूरिन बनता है उनमें से जल का अवशोषण, मतलब जल का एब्जॉर्प्शन शरीर के लिए उपयोगी बनाने के लिए एब्जॉर्प्शन करता है, तो वह एडीएच हार्मोन्स की वजह से होता है। इसकी कमी से डायूरिया, पॉलीयूरिया, डायबिटीज इंसिपिडस रोग हो जाता है। फ्रेंड्स, एडीएच हार्मोन्स एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन्स का काम है कि यूरिन के समय जल के पुनः अवशोषण, जो यूरिन हमारा बना होता है उसे पुनः अवशोषित करने का काम करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जब एडीएच की कमी हो जाती है ना, तो जल का अवशोषण नहीं हो पाता है, इसलिए यूरिन में जल की मात्रा बढ़ जाती है ना, तो डायूरिया हो जाता है, पॉलीयूरिया हो जाता है, डायबिटीज, इसी को डायबिटीज इंसिपिडस रोग कहते हैं। यानी कि मूत्र में जल की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बार बार यूरिन जाना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो व्यक्ति शराब पीते हैं ना, उनमें एडीएच हार्मोन्स की कमी हो जाती है। तो एडीएच हार्मोन्स की कमी हो जाती है, इसलिए उनके यूरिन के जल अवशोषण की मात्रा नहीं हो पाती है। इसलिए जो लोग शराब पी रखे होते हैं उन लोगों को डायूरेसिस, मतलब बार बार यूरिन डिस्चार्ज होती है। ठीक है, एडीएच को मूत्ररोधी हार्मोन कहा जाता है, क्योंकि यह मूत्र से संबंधित है, इसलिए इसे मूत्ररोधी हार्मोन भी कहा जाता है। एडीएच को एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वेसोप्रेसिन हार्मोन और मूत्ररोधी हार्मोन 3 नामों से जानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पीयूष ग्रंथि कौन कौन से हार्मोन स्रावित करती है और पीयूष ग्रंथि कहाँ पे होती है, इस पे डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। पीयूष ग्रंथि जो होती है कि मस्तिष्क में पाई जाती है। स्फिनोइड अस्थि के अंदर सेला टर्सिका गुहा होती है, वहाँ से पीयूष ग्रंथि निकली होती है ना। पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से स्रावित होने वाले हार्मोन और पश्च भाग से स्रावित होने वाले हार्मोन है ना। ठीक है, डिस्कस करते हैं कि अग्रभाग से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। तो पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से जो स्रावित हार्मोन होते हैं वो पहला है कि ग्रोथ हार्मोन, इसे सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी कहा जाता है। जो ग्रोथ हार्मोन्स होता है ना दोस्तों, ग्रोथ हार्मोन मनुष्य में वृद्धि विकास को करता है ना। और यहाँ पे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है कि थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है। थर्ड है ACTH एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, और नीचे है LTH जिसे प्रोलैक्टिन भी कहा जाता है, लिटियोट्रोपिक हार्मोन कहा जाता है। यह प्रोलैक्टिन हार्मोन दुग्ध के निर्माण में सहायता करता है ना। नीचे चलते हैं कि FSH और LH। FSH को फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहा जाता है। ये दोनों हार्मोन
गोनेडल हार्मोन कहा जाता है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कहा जाता है, जो कि जनन में सहायता करती हैं। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वह पुटिकाओं के निर्माण में सहायता करता है, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये सभी दोनों युग्मक जनन में सहायता करते हैं, है ना। यहाँ पे यूरिन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एडीएच हार्मोन से संबंधित यूरिन है, ठीक है ना। तो यूरिन को भी यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। यूरिन में 1.5 से 2 लीटर, मतलब एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर एक दिन में 1.5 से 2 लीटर यूरिन सिक्रीट होता है, और इस यूरिन में 96% जल होता है, 2% यूरिया होती है, NH3 होता है थोड़े से कम, है ना, कुछ पॉइंट में होता है, और यूरोक्रोम भी होता है। मेन इन्हीं लोग का यूरिन हमारा बना होता है ना। तो जो यूरिन में स्मेल आती है फ्रेंड्स, वो NH3 की वजह से आती है, और यूरिन का जो पीला रंग होता है ना, वह यूरोक्रोम के कारण होता है। चलते हैं आगे। जब एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कमी हो जाने से मूत्र में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, उसे उदक में डायबिटीज इंडिपेंडेंस कहते हैं। ये बात हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि जब एडीएच हार्मोन की कमी हो जाती है तो पॉलीयूरिया होने लगती है, क्योंकि एडीएच जिसे वेसोप्रेसिन हार्मोन भी कहते हैं, उसका कार्य है कि मूत्र के निर्माण में जो जल का रीएब्जॉर्प्शन होता है ना, उसे बढ़ाता है। तो जब हमारे शरीर में एडीएच हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो जल का अवशोषण नहीं हो पाता है, इसे डायबिटीज इंडिपेंडेंस नाम से जानते हैं। और ये हार्मोन की कमी हो जाने से मनुष्य में डायूरिया, पॉलीयूरिया, डायूरेसिस कह सकते हैं, बहुमूत्रता कह सकते हैं कि मतलब हो जाता है ना। डिस्कस करते हैं ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में। ग्रोथ हार्मोन्स को सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी कहा जाता है। यह पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से निकलता है, जिसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, है ना। इसकी कमी से बौनापन हो जाता है, जिसे मिजेट कहा जाता है। लंबाई इसकी 2 से 3 फीट